हेलो चिल्ड्रन। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग से पतझर में टूटी पत्तियां नामक पाठ को पढ़ने वाले हैं। हम आज इस पाठ के दूसरे अंश को पढ़ेंगे जिसका नाम है झीन के दिन। इस पाठ के प्रथम अंश को इस वर्ष के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है जिसका नाम है गिन्नी का सोना। तो इस पाठ से अर्थात पतझर में टूटी पत्तियां नामक पाठ से हमें केवल झीन की दिन नामक अंश को पढ़ना है। इसके रचनाकार हैं रविंद्र केलकर जी। प्रस्तुत पाठ में बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति के बारे में बताया गया है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल अपने लिए निकाल लेते हैं और वो सुकून को पा लेते हैं। पढ़ते हैं पाठ की ओर। जापान में लेखक ने अपने एक मित्र से पूछा कि यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती हैं। तो उनके मित्र ने जवाब दिया, मानसिक। आगे उन्होंने कहा कि यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं, अर्थात तनाव के कारण वे अपने आप को मन से अस्वस्थ समझते हैं। उनके अंदर इतना तनाव भरा हुआ है कि उन्हें लगता है कि वो अस्वस्थ हैं। लेखक ने पूछा, आखिर इसका कारण क्या है? उनके मित्र ने कहा, अनेक कारण हैं। यहाँ जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जापान एक विकसित देश है। टेक्नोलॉजी यहाँ की बहुत ही ज़्यादा विकसित है। तो ये लोग दिन रात और प्रगति कैसे की जाए और चीज़ों का निर्माण कैसे किया जाए, ये सोचने में अपना समय बिताते हैं। ये कभी रुकते नहीं हैं, ये मशीन की तरह चलते रहते हैं, इसलिए इनकी रफ्तार बढ़ गई है। ये चलते भी नहीं हैं, वो आराम नहीं करना चाहते, वो दौड़ते हैं, एक दौड़ लगाते हैं। यहाँ अमेरिका से प्रतियोगिता, मतलब जापान के लोग अमेरिका से प्रतियोगिता करते हैं कि अगर उसने तरक्की की है तो हम उससे आगे बढ़ेंगे, हम उससे पीछे तो कतई नहीं रहेंगे। यहाँ पर 1 महीने का काम 1 दिन में पूरा करने की कोशिश की जाती है। दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज़ ही रहती है, उसे शांति प्रदान नहीं की जाती। उसमें सोचते रहते हैं लोग कि हम और क्या ऐसा करें जिससे हमारा देश और तरक्की कर सके। स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना रफ्तार से दौड़ता है। मतलब जो उनका दिमाग है उसमें भी वो स्पीड बढ़ाते रहते हैं। अब क्या होता है, कोई मशीन तो है नहीं दिमाग, उसमें तनाव बढ़ता जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। मतलब वो मानसिक रोगी हो जाते हैं एक तरीके से। लेखक ने सुना तो वे सोचने लगे कि मतलब ऐसा भी हो सकता है। शाम को लेखक के मित्र एक टी सेरेमनी में ले गए। टी सेरेमनी जहाँ पे चाय पीने की एक विधि है जिसे टी सेरेमनी जापान में कहा जाता है और जापानी में उसे चानो यू कहते हैं। मतलब जो टी सेरेमनी है जापान में उसका नाम है चानो यू। जहाँ वो ले गए वह एक 6 मंजिला इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी अर्थात चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। पर्णकुटी अर्थात पत्तों की कुटिया बनी हुई थी। बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। अब लेखक और उनके मित्र ने वहां पर हाथ धोए, तौलिए से हाथ पोछे और अंदर गए। अंदर जो था, ये पूरी व्यवस्था की गई थी कि वहाँ टी सेरेमनी कैसे की जाएगी। और जब वो अंदर प्रवेश किया उन्होंने तो वहाँ पर एक चाजीन बैठा हुआ था जो जापानी विधि से चाय पिलाता था। चाजीन अर्थात जो चाजीन होता था वो जापानी विधि से चाय पिलाने का काम करता था। लेखक और उनके मित्र को देखकर वो खड़ा हुआ और उन्हें प्रणाम किया। दोजो अर्थात मतलब प्रवेश करिए, आइए तशरीफ लाइए, उसने ऐसा कहकर स्वागत किया। अब बैठने की जगह जो आपने यहाँ देखी कि बैठने की जगह पहले से ही लगाई हुई थी, तो उसने वहाँ पर वो ले गया और उन्होंने बताया कि आप बैठ जाओ यहाँ पर। उस चाजीन ने कहा कि आप यहाँ पर बैठ जाओ। उसने फिर क्या किया, आगे अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी, बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया और उन्हें तौलिए से साफ किया। लेखक ने आगे कहा कि चाजीन जो था वो हर काम को इतने अच्छे ढंग से कर रहा था, इतने गरिमापूर्ण ढंग से कर रहा था कि उसकी हर मुद्रा को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। अर्थात एक सौम्यता का राग, एक सरलता का, एक शांतिपूर्ण राग गूंज रहा हो और वहाँ का वातावरण अत्यंत शांत था। उसके बाद चाय तैयार हुई, उसने प्यालों में भरकर इनके सामने रख दिया। वहाँ 3 ही जन थे। इस विधि में शांति को मुख्य स्थान दिया गया था, अतः 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था।
प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी और उस 2 घूंट चाय को इन लोग को एक एक बूंद पीना था, मतलब धीरे धीरे एक एक बूंद चाय पीनी थी। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा, मतलब एक एक बूंद चाय 1.5 घंटे तक पीना। पहले तो लेखक को ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इनके दिमाग की जो रफ्तार थी वो धीमी पड़ती चली गई और फिर बाद में इन्हें कुछ दिमाग एकदम शांत हो गया, एकदम शांत मुद्रा में चला गया और इन्हें ऐसा लगा मानो अनंत काल में वो जी रहे हों, अर्थात ऐसे काल में जिसका कोई अंत ना हो। यहाँ तक कि लेखक को सन्नाटा भी सुनाई दे रहा था। लेखक ने कहा, अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। मतलब या तो भूतकाल में रहते हैं या फिर भविष्य काल में। कभी हम सोचते हैं कि काश हमने ऐसा किया होता और कभी हम सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो बड़ा अच्छा होगा, हमारे बहुत अच्छे अंक आएंगे। पढ़ने के लिए ध्यान देना ज़रूरी है। हमारे अच्छे अंक कब आएंगे? जब हम अच्छे से पढ़ेंगे। या हम पिछले परीक्षा के बारे में सोचते हैं कि हमारे अच्छे अंक नहीं आए। हमें वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। असल में जो भूत और भविष्य होता है दोनों मिथ्या है, दोनों भ्रम है। पहला चला गया है और दूसरा अभी आया नहीं है। तो लेखक ने कहा कि हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है और हम सभी को अपने वर्तमान समय में ही जीना चाहिए। अगर इसे हम अपने जीवन में उदाहरण की तरह ले, अगर आप इसे अपने जीवन में उदाहरण की तरह ले, तो आप यदि वर्तमान समय में अच्छे से अध्ययन करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो आपका भविष्य अपने आप ही निखर जाएगा और आगे चलकर वो भूत भी होगा, भूतकाल भी होगा, तो भी वो निखरा हुआ ही होगा। आपकी वो सुनहरी यादें होंगी। इसलिए हमें वर्तमान में जीना चाहिए और वर्तमान में अच्छे कार्यों को करना चाहिए। तो लेखक ने कहा कि उस दिन उन्हें यह पता चला कि जीना किसे कहते हैं। झेन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानी को। उन्होंने कहा कि जो जापानी हैं उन्हें झेन परंपरा की यह एक बड़ी देन मिली है, जिसके कारण जापान के काफ़ी हद तक के लोग अपनी मानसिक बीमारी से छुटकारा पा लेते हैं और एक शांत वातावरण में जाकर एक सुकून को प्राप्त कर लेते हैं। बात करते हैं आज के प्रश्न की। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके बारे में आपने पाठ को पढ़ा है। आपको पाठ्य पुस्तक में भी इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और जो प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं इनके उत्तर लिखकर भेज देना है। धन्यवाद।